नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे बड़ा प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम का हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, कुर्सी को लेकर, मंत्री पद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर। अब तो बात यहां तक आ रही है कि पार्टी तक छोड़ने की नौबत आ गई है। किसी का हाल तो इतना बुरा कर दिया कि या तो वो रहें या तो वो जाएं, और किसी के पास ऑप्शन है एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। यहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति की बात कर लेते हैं तो महायुति के अंदर तीन बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल पहले तब था जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने के बाद और बीजेपी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलने के बाद में एकनाथ शिंदे का सबसे बुरा हाल हुआ। एकनाथ शिंदे के हाथ न सीएम कुर्सी लग पाई और न ही मंत्री पद उन्हें मिल पाया। और तो और अगर अचानक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे तो इसके कई सियासी मायने भी हैं। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर केवल शिंदे को झटका नहीं लगा, यहाँ पर झटका छगन भुजबल को भी लगा है। छगन भुजबल एनसीपी के एक बड़े पुराने चेहरे हैं। और जो कैबिनेट की बात कर लेते हैं, जिन मंत्रियों ने 39 मंत्रियों ने शपथ ली है, उस 39 मंत्री में छगन भुजबल का कहीं भी नाम नहीं है। और छगन भुजबल ने अब सीधे तौर पर या तो इस्तीफे की पेशकश कर दी है या तो एनसीपी के विधायक तोड़ने की बात कर दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास सहयोगी, खास मेहमान अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर दो तस्वीरें हम महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो उद्धव ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे ने पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ काम किया है और तब शिवसेना एक थी जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में था। और उस तस्वीर को देखा जाए और उसके काफी समय के बाद में एक तस्वीर आती है जब मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को, और उसके बाद शिंदे हक्के बक्के रह जाते हैं। और शिंदे ने कभी भी नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। तो क्या माना जाए सर कि शिंदे जो मंत्री पद को लेकर बात कर रहे थे वो रोल और ज्यादा खत्म हो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक जीते हुए हैं। और सांसदों की बात कर लेते हैं तो 9 सांसद इनके पास है, जबकि शिंदे के 7 सांसद। बिल्कुल, देखिए राहुल, और पूरे माहौल को हम देखें तो यहाँ पे नजर ये आता है कि इस समय बीजेपी खुद को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती है, क्योंकि आप देखिए लगातार वो अपने आप को दबाव में कहीं ना कहीं महसूस कर रही है। आप देखिए जिस तरह शिंदे लगातार अपनी अकल दिखाते हुए नजर आते हैं, लगातार दबाव बनाते हुए नजर आते हैं बीजेपी के ऊपर। वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके भी खेमे के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभती हुई नजर आ रही है कि वो बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तमाम समझौते करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक तस्वीर सामने निकल आती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ में उद्धव ठाकरे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और साथ में आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद ये बात लगातार अब उठती हुई दिखाई पड़ रही है। इसकी शुरुआत जो है वो तेजी से सामने आ रही है कि क्या कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में अब हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बीजेपी 30-32 सीटें लेकर आई तब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो वो उद्धव ठाकरे थे। तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं लगातार बीजेपी के संपर्क में करीब आने की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जिस तरह से उन्होंने यहाँ तक कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कहा कि भाई सावरकर के नाम पर राजनीति करना बंद करिए, और यहाँ तक वकालत करते हुए नजर आते हैं कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। राहुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो लगातार सावरकर के खिलाफ माहौल बनाते रहे हैं, लगातार उनकी आलोचना करते रहे हैं। और यहाँ तक कि जब उनको माफी मांगने के लिए बोला गया था तो ये कहा था कि भाई मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब यहाँ पर आपस में जो तकरार है वो देखने को मिलेगी और जाहिर बात तकरार बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपना दामन छुड़ा लिया, ये बात कहकर कि भाई आदित्य ठाकरे जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर जो बात कही है वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। तो यहाँ जो बिगाड़ है अब वो इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही है। इससे पहले हमने महाराष्ट्र हरियाणा में भी देखा। तो
इस तरह की स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं आपस में जो कह सकते हैं सिर्फ फुटबॉल है, उससे उद्धव ठाकरे अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। किसी तरह से बीजेपी का साथ वो शायद आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कठोर हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पर जो है शिवसेना पार्टी जाने वाली है उद्धव ठाकरे गुट की। और लगातार जिस तरह से आपने भी कहा कि 20 जो उनके विधायक है, बीजेपी को भी पता है कि अगर उद्धव ठाकरे ही उनके पास में आ जाते हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार हो या उद्धव ठाकरे जो एकनाथ शिंदे हो, लगातार दबाव बीजेपी के ऊपर बना रहे हैं। और अगर ये दोनों लगातार दबाव बनाते रहे तो बीजेपी खुले तौर पर अपना काम नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर उन्होंने ज्यादा उन्हें परेशान किया तो दोनों को ही अपने आप से दूर कर देंगे। और जिस तरह का आंकड़ा आपने पेश किया, उस आंकड़े में कहने का नजर ये आता है कि दोनों तरह से बीजेपी फायदे में रह सकती है। तो 20 अगर उनके विधायक बीजेपी की तरफ आ जाते हैं या एनडीए में शामिल हो जाते हैं, महायुति में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो सरकार है उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि 132-33 तो उनके पास ऑलरेडी है। इसके अलावा 20 आप जो है उद्धव ठाकरे के जोड़ दीजिए तो तकरीबन ये आंकड़ा 150-55 का बन जाता है। इसके अलावा निर्दलीय भी तमाम तरह उनके साथ में है, तो 160 प्लस की ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं भागीदारी नजर आती है, जिससे सरकार को फिर कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा आप देखिए कि लगभग 9 कह सकते हैं 8 या 9 उनके पास सांसद भी हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर शिंदे जो है बाहर भी होते हैं, अजीत पवार बाहर भी होते हैं, अजीत पवार के पास एक कह सकते हैं सांसद है, शिंदे के पास में 7 सांसद, दोनों को मिला दे तो 8 संख्या बनती है। तो कोई फर्क यहाँ पर जो है एनडीए को या एक तरीके से महायुति को नहीं पड़ेगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं राहुल जो लगती हुई नजर आ रही है। और देखिए संभावनाएं कह सकते हैं राजनीति में तभी लगती है जब कहीं ना कहीं कोई अंदेशा नजर आता है, क्योंकि तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है कहा जाता है। और जो तस्वीर दिखाई पड़ती है इसमें जिस तरह की मुस्कुराहट उद्धव ठाकरे के चेहरे पर है, देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर है, आदित्य ठाकरे के फेस पे है, वो ये बताती है कि कुछ ना कुछ महाराष्ट्र राजनीति में उथल पुथल होने वाली है। जी, मेरा अगला सवाल रहेगा कि अजीत पवार के पास में 41 विधायक हैं और छगन भुजबल जो है बहुत करीबी है अजीत पवार के माने जाते हैं, एनसीपी के बहुत करीबी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि छगन भुजबल को कोई बड़ी जगह नहीं मिली है, मंत्री पद उन्हें कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा, तो विधायकों को लेकर बात है कि उनके संपर्क में कहा जाए तो 15-16 कुछ विधायक उनके संपर्क में, और ये विधायक जो कि अजीत पवार गुट के हैं, और अगर ये विधायक टूट जाते हैं, छगन भुजबल इन विधायकों को तोड़ देते हैं, तो रोल अजीत पवार का महायुति के अंदर सर बहुत बड़े हद तक कहा जाए तो खत्म होता नजर आए, क्योंकि इन्हीं विधायकों के दम पर अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। देखिए जाहिर बात है, और यहाँ पर टूट कर आप आए हैं, और कितना कह सकते हैं आप अपनी पार्टी को संभाल कर सहेज कर रख पाए, क्योंकि टूटने की परंपरा कहीं ना कहीं आपने डाली है। अब आपकी पार्टी में अगर टूट पड़ेगी तो आप जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। यही डर कहीं ना कहीं अजीत पवार को सता रहा है, शिंदे को भी सता रहा है। शिंदे को भी आप देखिए कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनके जो बहुत खास रहे नरेंद्र भोंडेकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही। उसी तरह छगन भुजबल के भी रुख नजर आता है अजीत पवार गुट से, जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से मेरी अनदेखी की गई, जिस तरह से मुझे दरकिनार किया गया है, वो समझ से परे है। और यही बात है यहाँ पर जिस तरह से आपने भी कहा, और ये बात लगातार कही जा रही है कि अगर इन नेताओं के संपर्क में बाकी कुछ विधायक हुए तो यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल में ये दल पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दलों के अंदर जिस तरह से अब गांठें पड़ रही है उसको बीजेपी भी कह सकते हैं राहुल की भागती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे के साथ में कह सकते हैं एक करीबी बनाने का काम चल रहा है, करीबी बनाने का पूरा माहौल किया जा रहा है। इस तरह का फोटो निकल के सामने आते हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस काफी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका संदेश ये जाता है कि अगर आप यानी कि अजीत पवार गुट और अगर हम शिंदे गुट की बात करें, अगर आप हमारे साथ में नहीं भी रहते हो तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पुराने साथी हमारे पास वापस आ गए जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए छगन भुजबल एक बहुत बड़ा चेहरा, और जरा अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि छगन भुजबल जो है वो महायुति छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और सुनिएगा जरा कि एक बात उन्होंने कही कि जहां चैना नहीं वहां रहना नहीं, ये बहुत बड़ी बात सर उन्होंने कही है। और अपने गृह जिले नासिक में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी उन्होंने अजीत पवार पर सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने उनका नाम रिकमेंडेड ही नहीं किया,
उन 39 मंत्रियों में अगर किया होता तो शायद आज वो भी एक मंत्री पद संभाल रहे होते। देखिए जाहिर बात है, एक सवाल इसमें जो आपका लास्ट जवाब दे दूं, तो अगर हम मंत्रियों की लिस्ट में देखें राहुल, तो 9 मंत्री नजर आते हैं अजीत पवार गुट से, और ये भी अगले 2.5 साल के लिए हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि 5 साल कार्यकाल इनका पूरा होने वाला, और अगर 9 दूनी 18 भी हम कर लेते हैं तो 18 ही लोग इनके मंत्री बन पाएंगे। तो क्या जो 41 लोग हैं उनमें से अगर 18 मंत्री बनते हैं और लगभग 22-23 के आसपास जो आंकड़ा है वो बिना पद के रह जाएगा, तो क्या यहाँ बड़ी बगावत होने वाली है? क्या आपस में दल एक बार फिर टूटने वाला है? और शिंदे गुट में भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वहां भी 2.5 साल का कार्यक्रम बनाया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चाहे शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट हो, दोनों में कहीं ना कहीं इस समय जो असंतोष है वो लगातार दिखाई पड़ता है। दोनों गुटों के जो नेता है वो लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं, और न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दुख का भी इजहार कर रहे हैं कि जहां नहीं रहना वहां हमें नहीं रहना। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि और कितने छगन भुजबल हैं और कितने नरेंद्र भोंडेकर हैं जो अब अपने दलों से बाहर जाने की कवायद कर सकते हैं, अपने दलों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ही शिंदे गुट भी टूटकर बना है, अजीत पवार गुट भी टूटकर बना है। अब यहाँ से अगर कुछ और लोग टूटते हैं तो मेरे ख्याल से जो अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, उनकी हिम्मत भी टूटती हुई नजर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति साहब कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर महाराष्ट्र को बेहतर कैसे बनाया जाए इसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, बात हो रही है कि मुझे सीएम क्यों नहीं बनाया गया। और जो 2.5 साल का खेल खेला जा रहा है, क्या इससे महाराष्ट्र का विकास हो पाएगा या महाराष्ट्र में इसी तरीके से महायुति के अंदर चलता रहेगा और सत्ता और कुर्सी की लड़ाई देखने को मिलेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।